हमारे पास चला था सेलों का संयोजन, और सेलों के संयोजन में 3 प्रकार का संयोजन था, और 3 प्रकार के संयोजन में 2 संयोजनों में कर लिए, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। अब ये है जो कि इम्पोर्टेंट है अपने आप में खुद अकेला ही, और अच्छा थोड़ा बड़ा भी होता है। तो क्या है? मिश्रित क्रम। ये पहली बार आ रहा है तुम्हारे पास। श्रेणी समांतर तुमने आपसे पहले भी कई बार कर लिए, लेकिन मिश्रित क्रम पहली बार आ रहा है। तो मिश्रित क्रम से मतलब ही समझ जाओ कि श्रेणी भी होगा, समांतर भी होगा, दोनों होंगे। साफ साफ पता चल रहा है। अब क्या किया हमने कि एन सेल जो है, एन सेल वो श्रेणी क्रम में लगा दिए ऐसे करके। सोचो जैसे ये 50 सेल लग गए, अब 50 सेल की एक लाइन बन गई। अब ऐसी ऐसी जो ना वो तलाव पर हम नीचे को लाइन ले जाए, और वो ऐसे कितनी लाइन लेगा? एम सोचो कोई और नंबर होगा, 40 60 जो भी होगा, तो ये कोई अलग नंबर हो गया, ये कोई अलग नंबर हो गया। सोचो 50 सेल हमने ऐसे लगा दिए, और वो 50 सेल हो गई, फिर ऐसी पूरी लड़ी जो है वो सीरीज, वो एम सेल हमने नीचे को लगा दी। तो क्या हो गया? एन सेल श्रेणी क्रम में और एम सेल समांतर क्रम में लगा दिए। पता चल रहा है क्या हो रहा है? अब फ़ायदा हमें तब है जब इतने और इतने गुना हमें धारा मिलनी चाहिए। अगर हमने 50 सेल लगाए तो 50 गुना धारा मिलनी चाहिए, और फिर हमने समांतर क्रम में जोड़ दिए 40, तो फिर 40 गुना और मिलनी चाहिए। क्या मतलब कि अगर हमें नॉर्मली E/R बराबर जो है वो I धारा मिल रही है, हमने 50 सेल लगा दिए तो 50 से गुना हो जानी चाहिए ये वाली, और सोचो 40 सेल और लगा दिए तो 40 से गुना और हो जानी चाहिए। तभी तो हमारा इतना सारा झंझट करने का फ़ायदा है। और पता चला कि धारा ही ना बढ़ रही तो इतने सेल लगाने का क्या फ़ायदा? फ़ायदा में तब है जब धारा बढ़ हुई मिली। समझ वाली बात? तो अब हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले इसमें वही इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा निकालेंगे। क्या है इसकी परिभाषा सुन लो पहले, कि माना एन सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है ना। इस सीरीज क्रम में इन सेलों के सीरीज क्रम को, जैसे सीरीज मतलब श्रेणी क्रम को एम पंक्तियों के रूप में मतलब ये एम पंक्तियों के रूप में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जिनमें प्रत्येक का विद्युत भाग बल वही है, ई और आर है। हम क्या निकालेंगे? हम वही परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा आई निकालेंगे, और आई बराबर कुल विद्युत भाग बल और कुल प्रतिरोध। तो वही हम विद्युत भाग बल निकालेंगे, वही प्रतिरोध निकालेंगे, लेकिन आपका थोड़ा अलग चलता रहेगा, हमारा थोड़ा सा आपका अलग अलग चलेगा। तो क्रम वही है जो अब से पहले किया था कि हमें आई का मान निकालना है और उसकी विशेष स्थिति। इसमें विशेष स्थिति होती नहीं है, इसमें बस एक ही स्थिति होती है। तो पहले इसकी हिंदी लिख रहे हैं, उसके बाद नीचे को आर्टिकल करेंगे। हिंदी लिखेंगे इसकी जरा। इसमें लिख रहे हैं माना एन सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। माना एन सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और एम सेल एम फॉर मंकी, एम सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं। एम सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिनमें प्रत्येक का विद्युत भाग बल कैपिटल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। प्रश्न लगा लेंगे। इन सेलों के संयोजन को इन सेलों के संयोजन को एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर से
एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर से जोड़ा जाता है तब परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और देखो भाई विद्युत धारा हम कैसे निकालते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास, विद्युत धारा I बराबर विद्युत भाग बल कुल लिख देना, कुल विद्युत वाहक बल और नीचे आ जाएगा कुल प्रतिरोध। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ध्यान से देखते रहो जरा। इसके बाद जो है उधर, इसके बाद हम निकालेंगे कुल विद्युत भाग बल कितना है हमारे पास। तो याद रखना, एक बार ढंग से सुन लो इधर। पहले हम इसे हल करेंगे, विद्युत भाग बल कितना होगा श्रेणी क्रम में। तो हम निकाल रहे हैं, लिख के बताना पड़ेगा हमें क्योंकि क्रम 2 चल रहे हैं। श्रेणी क्रम में कुल विद्युत भाग बल कितना हो जाएगा। श्रेणी क्रम में सब अलग अलग होते हैं, श्रेणी क्रम में विभवांतर का मान बदलता है, यानी कि सारे जुड़ेंगे। और यहाँ E प्लस E और डॉट n बार होगा, तो ये NE हो जाएगा। ऊपर की एक पंक्ति हो गई, ऐसे ही नीचे की ये भी NE हो जाएगा, ये भी NE हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ये m बार होने वाले। तो अब हम क्या लिखेंगे, देखो सर, हम कहेंगे NE विद्युत भाग बल, NE सेल का समांतर क्रम में इसे थोड़ा ऊपर लिख दो, समांतर क्रम में कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, NE प्लस NE, ऐसे ही मुझे पता है सर, ये है नहीं होगा, ये m बार नहीं होता है क्योंकि समांतर क्रम में इसका मान नहीं बदलता है जितना भी विद्युत भाग बल होता है। कभी सोचोगे m बार अब इसे जोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं है। श्रेणी क्रम में जो मान था वो बन गया और वही मान समांतर क्रम में भी रहेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जितना होगा इतना यहाँ सब पे समान रहेगा, तो इसमें नहीं बदलता है। विद्युत भाग बल बस इतना ही रहेगा हमारे पास। अब बात आती है आंतरिक प्रतिरोध की, इसे थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। पहले आंतरिक प्रतिरोध ये जो है ना, श्रेणी क्रम में सॉल्व करने वाले हैं हम। तो हम कहेंगे देखो उधर के आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, आंतरिक प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में निकालेंगे हम तो क्या आएगा, R प्लस R डॉट कहाँ तक, N तक, और बराबर हो जाएगा NR। अब देखो NR यहाँ हो गया, NR यहाँ हो गया, ऐसे ही होते होते ये m बार है। तो हम कहेंगे NR का समांतर क्रम में प्रतिरोध, अभी कुल नहीं निकाल रहे, कुल तभी निकलेगा जब हमारे पास बाह्य वाला जुड़ जाएगा। देखो इधर, तो NR का समांतर क्रम में प्रतिरोध जो है वो NR अपॉन 1/NR प्लस 1/NR प्लस 1/NR डॉट m बार आ जाएगा ये।
1/r है। समांतर क्रम में क्या किया हमने, 1 करके जोड़ दी। अब 1/r बराबर जो ना, तो ऊपर तो हो जाएगा m और नीचे हो जाएगा nr। पता चला है, ये 1 1 1 m बार जुड़ जाएंगे, तो r बराबर जो हो जाएगा वो nr/m हो जाएगा। यह आया है कुल प्रतिरोध। कौन सा वाला, आंतरिक प्रतिरोध। एक बार हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, nr आ गया, और ऐसे ऐसे श्रेणी क्रम जो ऐसे ऐसे वो m बार है, तो m बार जब जुड़ेगा ना तो 1 करके जुड़ेगा, क्योंकि समांतर क्रम में, तो 1 करके जुड़ा। हमने इसे पलट लिया तो ये मान आ गया। अब ये सिर्फ आंतरिक प्रतिरोध आया है, अभी हमें कुल प्रतिरोध निकालना है, तो हम कहेंगे कुल प्रतिरोध, और कुल प्रतिरोध जो होगा वो Req प्लस R हो जाएगा, मतलब कि nr/m प्लस R हो जाएगा। अब हमें कुल प्रतिरोध भी मिल गया, कुल विद्युत भाग भी मिल गया। समीकरण 1 से लगा देंगे मान, धारा निकल जाएगी हमारे पास। I बराबर यहाँ तो हो जाएगा NE, और यहाँ हो जाएगा nr/m प्लस, हो जाएगा ना, इसके तिरछे गुणा कर देंगे, तो ये nr, ये mr अपॉन m, इसे घूम के ऊपर ले जाएंगे, तो ये mne अपॉन nr प्लस mr। ये परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा आ गई। अब अगर तुम इसे ध्यान से देखोगे ना, तो ये तुम्हें कुछ ऐसा नजर आएगा कि m गुणा n और गुणा E अपॉन nr प्लस mr। m अलग है, n अलग है, और E अपॉन nr प्लस mr है। ये b अपॉन और कुल मिला के ये क्या है, छोटा है या बड़ा है, या m है या n है, नीचे सारा का सारा है प्रतिरोध ही। नीचे प्रतिरोध है, ऊपर विद्युत भाग बल है, ये धारा बन जाती है, समझ लो। ये E है और नीचे ये R है, मतलब एक तरीके से b अपॉन r है, और b अपॉन r जो होता है ना वो I होता है। तो क्या दर्शाना चाह रहे हैं हम यहाँ, हम ये दर्शाना चाह रहे हैं कि ये जो धारा I है, जो भी धारा I है, वो धारा m और n गुना I है। मतलब जैसे हम बता रहे थे कि हमें जो धारा मिले, वो धारा अगर हमने 50 n जोड़े हैं तो 50 गुना मिलनी चाहिए, और अगर जो हमने 40 m जोड़े हैं तो 40 गुना भी मिलनी चाहिए, यानी कि उसमें m भी आना चाहिए, उसमें n भी आना चाहिए। तो हमारे पास दोनों हैं, m भी है n भी है, और ये धारा का मान है। अब ये यहाँ तक स्थिति तो ठीक है, इसमें एक ही स्थिति आती है, धारा के अधिकतम मान के लिए, धारा के अधिकतम मान के लिए। अब ये कंडीशन तुम्हारे लिए थोड़ी सी बड़ी हटके आने वाली है। कुछ लोगों ने फर्स्ट ईयर में या हाई स्कूल में कोई फॉर्मूला देखा हो, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ लगाने वाले हैं, पुराना सा फॉर्मूला है। अब वो फॉर्मूला इतनी सी जगह में आएगा नहीं। चित्र बना लिया था सबने, बना लिया? तो हमें धारा का देखो फाइनल आंसर तो ये आ गया है, मतलब आंसर ये आ गया है, लेकिन हमें ये बताना है कि अधिकतम मान कब मिलेगा हमें धारा का। ये जो मान है वो अधिकतम धारा इन सेलों से मैक्सिमम धारा कब मिलेगी, तो वो कंडीशन बतानी है हमें। तो देखो इधर देखो इधर ये लाइन लिखने के बाद करें कि विद्युत धारा के अधिकतम मान के लिए, और अधिकतम मान के लिए देखो शर्त क्या आती है, किसी ने फॉर्मूला देखा ये वाला कहीं, कहाँ से आता है? ये ए स्क्वायर ऐसा होता है ना, कभी कभी हमारे पास a प्लस बी की समीकरण दे रखी हो और a माइनस बी की ना दे रखी हो, तो हम इससे बना लेते हैं। ये रेखिक समीकरण में हाई स्कूल में भी लगता है, फर्स्ट ईयर में भी जिन लोगों ने पढ़ा होगा वहाँ तो ये बहुत बार लगता है। रेखिक समीकरण में जब दो समीकरण बनाते हैं, एक्स वाई जेड के मान निकाल लेते हैं, एक्स वाई के,
तो कई बार ये फॉर्मूला बनता है। बायो वालों ने भले से ना देखा हो, लेकिन मैथ वालों ने बहुत बार देखा हो, क्योंकि कई बार सवाल में लग जाता है। हाई स्कूल में है, सॉरी प्लस में। तो ये कंडीशन है। अब सुन तो लो इधर, ये ए की जगह जो ना, ए की जगह ये एन आर आ जाएगा और बी की जगह ये एम आर आ जाएगा। तो हम कहेंगे इसलिए एन आर प्लस एम आर का स्क्वायर जो होगा वो एन आर माइनस एम आर का स्क्वायर प्लस 4 एन आर और ये एम आर है। अब इसमें एक बात आ जाती है, इसमें एक बात ये आती है कि जो इसका मान है ना एन आर प्लस एम आर का, एन आर प्लस एम आर का मान जो है वो अधिकतम और न्यूनतम किस बात पर निर्भर करता है। अगर इसका मान न्यूनतम होगा तो इसका मान भी न्यूनतम होगा, इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान भी बढ़ेगा। ये तो गुणा में है ही, इसमें तो तुम छोटा मान रखो या बड़ा मान रखो, ये तो हमेशा बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? इसमें तुम n का या r का अगर जो 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, छोटा छोटा कितना मान भी रखोगे तो ये मान तो बढ़ना ही है। लेकिन इसमें अगर तुम छोटा मान रखोगे तो कुल मान हमेशा छोटा आएगा, इसमें अगर जो बड़ा मान रखेंगे तो कुल मान बड़ा आएगा। अब हम अधिकतम मान क्यों करते हैं? दरअसल अधिकतम मान हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि धारा का अधिकतम मान हमें तब मिलेगा जब नीचे वाला मान छोटा होगा। याद रखना इस बात को, किसी भी चीज़ का हमें ज़्यादा मान तब मिलता है जब बटे वाली चीज़ का मान जितना ज़्यादा से ज़्यादा छोटा होगा, ऊपर वाली चीज़ का मान उतना ही ज़्यादा बड़ा मिलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम नीचे वाली जो भी हमारे पास ये प्रतिरोध है इसे हम शून्य या लगभग बहुत कम मान दर्शाना चाह रहे हैं। तो देखो उधर, अगर हम इसे डायरेक्ट अभी 0 के बराबर कर दें ना, अभी 0 के बराबर कुछ कर दें तो प्रतिरोध माइनस में चला जाएगा, जो कि हो नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं कि इस प्लस वाले फॉर्मूले को माइनस में कन्वर्ट करते हैं। ये ऐसा किया जा रहा है ताकि जब हम इसे 0 करें बराबर तो ये प्लस बने। तो क्या बोलते हैं हम कि देखो उधर ये बात लिखेंगे हम कि प्रतिरोध का न्यूनतम मान एन आर माइनस एम आर के स्क्वायर पर निर्भर करता है। अर्थात एन आर माइनस एम आर का मान जितना कम होगा आई का मान उतना ही अधिक होगा। याद रखना, हम इतनी सारी जो मेहनत करते हैं या जो भी सब कुछ कर रहे हैं वो धारा का मान बढ़ाने के लिए करते हैं, ना कि घटाने के लिए। हमें धारा का मान ज़्यादा से ज़्यादा किस स्थिति में मिलेगा वो कंडीशन निकालना चाह रहे हैं। तो धारा का मान अधिकतम करने के लिए इसका मान न्यूनतम होगा, और इसका मान न्यूनतम कब होगा? जब इसका मान न्यूनतम होगा। अब कौन बताने वाला है कि इसका सबसे कम से कम मान दुनिया में 1 2 3 4 5 में कितना छोटा मान हो सकता है? माइनस में बता सकते हो। एन आर माइनस एम आर का मान सबसे कम कितना हो सकता है दुनिया में? माइनस के इन्फिनिटिव। माइनस के इन्फिनिटी का मतलब समझ लो, अगर जैसे कोई किसी के दिमाग में माइनस कोई शब्द आ रहा है, अब इन्फिनिटी जैसे किसी के दिमाग में आ रहा है, तो मैं उसे ये बता दूं कि किसी को ऐसा लगता है ना इन्फिनिटी छोटी संख्या है, इन्फिनिटी इतनी बड़ी संख्या है तुम सोच भी नहीं सकते। जब तुम्हारा दिमाग खत्म हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा और बिल्कुल डेड हो जाएगा, उसके बाद वाली चीज़ भी इन्फिनिटिव है। तो इन्फिनिटिव को छोटा मत समझ लेना, कभी तुम सोच रहे हो छोटा होता है इन्फिनिटिव पूरा अंतरिक्ष भी उसके अंदर आ जाएगा, इन्फिनिटिव इतना बड़ा होता है। अब अगर कोई माइनस सोचेगा माइनस के 3 4 लगाऊं, ओए तो माइनस तो सोच नहीं सकता क्योंकि ऊपर भर गए, तो वो तो जब भी माइनस लगाओगे प्लस ही आएगा। तो सबसे छोटा मान कितना हो सकता है? वो बस एक ही मान है, इससे छोटा नहीं हो सकता। अगर कोई कहीं माइनस में लगाना चाहे तो माइनस लाने का कोई फायदा नहीं, वो प्लस बनाता रहेगा उसे। अगर तुम सोचो -1 तो वो +1 हो जाएगा, +1 जो वो 0 से बड़ा हो जाएगा। इसलिए एन आर माइनस एम आर का जो सबसे छोटा मान होगा वो 0 होगा। सबसे छोटा मान इसलिए ताकि इसका मान छोटा हो जाए, और इसका मान छोटा हो जाए ताकि फिर आई का मान बड़ा हो जाए, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो धारा का मान अधिकतम निकालने की। तो अब देखो इधर वर्क कर देंगे ऐसे करके, एन आर माइनस एम आर बराबर 0, एन आर बराबर एम आर,
या स्मॉल आर, ये कैपिटल आर बराबर जब हम मान निकालेंगे तो कैपिटल आर बराबर हो जाता है एन आर अपॉन एम, या हम ये भी कह सकते हैं। इस प्रकार देखो इधर, इस प्रकार इतने काम की बात लेके जा रही है, देख लो इधर। मिश्रित क्रम, मिश्रित क्रम इस प्रकार सेलों का मिश्रित क्रम तब करते हैं, सेलों का मिश्रित क्रम तब करते हैं जब मिश्रित क्रम तब करते हैं जब आंतरिक प्रतिरोध का मान, ये आंतरिक प्रतिरोध है, ये बाह्य प्रतिरोध है, या ये समझ लो कि ये कुल आंतरिक प्रतिरोध है और ये बाह्य प्रतिरोध है। तो जब आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध के बराबर होता है, लो जी ये होता है मिश्रित क्रम। अब तीनों कंडीशन दिमाग में एक बार घुमा लो सही से, और घुमाना ये है कि कोई कहेगा श्रेणी क्रम कब करते हैं सेलों का। हमारे पास 10-20 बैटरी दे दी हैं और 10-20 बैटरियों को हम श्रेणी क्रम कब करेंगे, तो हम कहेंगे श्रेणी क्रम हम तब करते हैं जब बाह्य प्रतिरोध बड़ा होता है, आंतरिक प्रतिरोध छोटा होता है। और समांतर क्रम कब करते हैं, जब आंतरिक प्रतिरोध बड़ा होता है और बाह्य प्रतिरोध छोटा होता है। और मिश्रित क्रम कब करते हैं, जब दोनों बराबर होते हैं, जब आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध के बराबर हो, यानी कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी अपना 10 ओम हो और बाहर जो हमने लगा रखा है जो भी चीज़ रखेंगे उसका प्रतिरोध भी 10 ओम हो, तो फिर सेलों को मिश्रित क्रम करते हैं। यानी कि 20 सेल हैं तो उसमें से 10 श्रेणी कर देना, 10 समांतर कर दो, उसे कहते हैं मिश्रित क्रम। और श्रेणी क्रम तभी करेंगे जब बाह्य प्रतिरोध बड़ा हो, और समांतर क्रम तब करेंगे जब बाह्य प्रतिरोध छोटा हो या आंतरिक प्रतिरोध बड़ा हो। 1 नंबर में क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है तुमसे, और ये पूछा जाता है बड़े बड़े एग्जाम में, तो वैसे ही पूछा जाता है कि सेलों का मिश्रित क्रम कब किया जाता है, तो जब आंतरिक प्रतिरोध बड़ा होता है या छोटा होता है या बराबर होता है, ये सब उसमें ऑप्शन दिए होते हैं। 5 नंबर के तुम्हारे ऑप्शन वाले सवाल आते हैं और वो ऐसे ही बनते हैं। कोई ये ना सोचे किसी किताब में से वो क्वेश्चन बन जाते हैं, क्वेश्चन नहीं बनते, वो कहीं एक टॉपिक से उठा के और वो क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। तो इसलिए चित्र बना लिया था, रेड लाइन से नीचे वाला पहले ये उतारेंगे, फिर ये उतारेंगे और फिर वो उतारेंगे। ये होता है तुम्हारा सेलों का मिश्रित क्रम। देख के और इतने ही थे तुम्हारे सेल, और वो लगभग अब ख़त्म हो गए। अब वो नाम आने वाला है जिससे इस चैप्टर का नाम पड़ा है।